चरित्रहीन एपिसोड 1। ससुराल की दहलीज पर खड़ी 16 साल की लाली अपने लाल रंग के लंबे घूंघट से उस घर को देख रही थी। ये वही घर था जहां बचपन में अक्सर वो अपने बापू के साथ आया करती थी, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी नंदराय की पत्नी और इस घर की मालकिन बनकर इस घर में आएगी। नंदराय वही आदमी था जिससे वो इतना डरती थी कि उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाती थी। एक बार उसने उस कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा हो। आज उसी कमरे में रहने वाले 50 साल के नंदराय से उसकी शादी हो चुकी थी। सांझ का वक्त अब पूरे आसमान को ढांपने चला था। गांव के जाने माने रसूखदार नंदराय के घर पर औरतों और बच्चों का हुजूम लगा हुआ था। नंदराय अपनी नई दुल्हन को लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसके बगल में खड़े उसके उम्रदराज बहनोई ने कहा, वाह साले साहब, इस बार तो खुद से आधी उम्र की दुल्हन ले आए। नंदराय ने अपने बहनोई को घूरा और बोला, हम तो ब्याह कर लाए, आप तो ऐसे ही। बहनोई का चेहरा लाल हो गया। वो ताने का जवाब ताने से देते हुए बोला, हम तो बस इतना कह रहे थे, आसान नहीं होता इस उम्र में। आप भी तो 50 के हो जाएंगे अगले साल। तभी दरवाजे पर खड़ी नई दुल्हन को अम्मा ने तीसरी बार आवाज लगाते हुए थोड़ा चिल्लाकर कहा, अरे सुन नहीं रही क्या? अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर कलश को ठोकर लगा और गृह प्रवेश कर। उनकी तेज आवाज सुन घूंघट में खड़ी लाली का दिल जैसे सहम गया। पति के रूप में उसके बगल में 50 साल का नंदराय खड़ा था। फेरे लेते वक्त कितने कसकर पकड़ा था उसने लाली का हाथ। वो पकड़ नहीं, जकड़ लगी थी उसे। बस यही सोच लाली की सिसकी सी निकल आई। उसका ऐसे हल्के से सिसकना भी अम्मा से छुपा नहीं रह सका। अब तो उन्होंने नई बहू का लिहाज ताक पर रखकर कुछ सख्त लहजे में कहा, अगर इतना ही नापसंद था ये रिश्ता तो अपने बाप को क्यों नहीं कहा कि हमारा कर्जा चुका देता? फिर तुझे इस घर में बहू बनकर नहीं आना पड़ता। एक तो हमारे नंद ने इस शादी के बदले तेरे बाप का इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया और इस पर तू मनहूसियत फैला रही है। अम्मा की ऐसी कड़वी कसैली बातें सुनकर 16 साल की नाजुक सी लाली की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने गृह प्रवेश के लिए नीचे रखे कलश को हल्के से ठोकर मारी और फिर धीरे धीरे अंदर चली आई। नाते रिश्तेदार की औरतें कुछ देर बैठकर जा चुकी थीं। रात घिर आई थी। बाकी बची औरतें भी उसे रंग बिरंगे पताके से सजे कमरे में छोड़कर हंसती हुई अब वहां से जा चुकी थीं। लाली से बड़ी सहेलियां जब उसे अपनी शादी और सुहागरात की कहानियां सुनाती थी तो वो रोमांचित हो जाती थी, लेकिन उस रात आगे क्या होगा ये सोचकर भी डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी कमरे में एक खिलखिलाती हुई सी आवाज गूंजी, बहू रानी, ये रहा केसर और बादाम वाला दूध। देखना हमारे नंद जी से ज्यादा मेहनत ना करवाना। कहती हुई उसकी ननद ने कोने में पड़ी मेज पर दूध का ग्लास रखा और वापस चली गई। लाली ने गहरी सांस ली और खुद को आने वाले पलों के लिए तैयार करने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर भारी कदमों की चाप सुनाई देने लगी। लाली एक बार फिर से सहम गई। तभी नंदराय ने अंदर आते हुए कहा, ये घर तुम्हारे बापू के घर से बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ के तौर तरीके भी अलग हैं। कहते हुए उसने अपनी पगड़ी उतारी और फिर कुर्ता भी उतारकर वहीं दीवार पर लगी खूंटी में टांग दिया। घूंघट के अंदर से लाली चोर नजरों से उसे ही देख रही थी। अब वो सिर्फ बनियान में लाली की तरफ आ रहा था। उसके एकदम पास बैठते हुए नंदराय ने फिर आगे कहा, मैं जानता हूं अभी तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखते हुए वक्त लगेगा, फिर भी इतना जान लो कि इस गांव में बहुत नाम है हमारा। मान इज्जत बनाकर तुम्हें यहाँ लाए हैं तो उसे निभाना भी। उम्र है तुम्हारी लड़कपन की, मगर गलती से भी ऐसा कुछ ना हो
जिससे लोगों को यह कहने का मौका मिले कि नंदराय की पत्नी ने ऐसा वैसा किया। लाली ने बस हाँ में सर हिला दिया। फिर नंदराय ने हल्के से कहा और एक झटके में उसका घूंघट पलट दिया। लाली ने घबराकर अपनी आंखें भींच ली। उसका गोल गोरा चेहरा लाल पड़ गया। काजल में डूबी उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ गईं। उसके लाल होठ थरथरा उठे। वहीं नंदराय का दिल 16 बरस की अछूती सी लाली को देखकर एकदम से जैसे जवान सा हो गया। उसने धीरे से लाली की ठोड़ी पर उंगलियां टिकाकर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, सुंदर तो बहुत है तू। अच्छा ही हुआ जो तेरे बाप ने मेरा कर्जा नहीं चुकाया। ये बोलते हुए वो उसके करीब बढ़ रहा था। उसके हाथ उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन को छू रहे थे। लाली का दिल मर्द की छुअन से सिहरा जा रहा था। जिंदगी के 16 सावन बेफिक्री भरे गुजरे थे। ऐसे में अचानक से इतनी बड़ी उम्र के मर्द से ब्याह हो जाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, और वो भी नंदराय जैसे मर्द से। लाली एक साथ कई एहसासों से घबरा रही थी। उसे कुछ न सूझा तो वो हड़बड़ाकर उठ गई। फिर बात संभालते हुए उसने कोने में लगी मेज पर रखा दूध का ग्लास उठाया और धीरे धीरे वापस नंदराय की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस घबराहट में उसके पैरों में साड़ी का ऐसा फंदा पड़ा कि वो लड़खड़ा सी गई। हाथ से दूध का ग्लास छूटकर पलंग पर जा गिरा। पलक झपकते ही सारा का सारा दूध बिस्तर पर फैल चुका था। लाली ने भी तुरंत ग्लास उठाया और बिस्तर ठीक करने लगी। कोई और वक्त होता तो नंदराय इस हरकत के लिए खूब चीख चिल्ला करता, लेकिन अभी बूढ़े दिल पर लाली की नाजुक उम्र का ऐसा असर था कि उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, रहने दे, अब मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूं। एक गिलास तक तो संभल नहीं रहा। पता नहीं राय परिवार की बहू का ओहदा कैसे संभालेगी। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में गुस्सा आ ही गया था। फिर हालांकि नंदराय का दिल तो नहीं चाह रहा था कि हाथ आए इतने खूबसूरत मौके को यूं ही जाने दे, वो भी तब जब उसके पास सारे अधिकार थे। लेकिन लाली की इस हरकत ने उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही कब था। वो एक गहरी नजर लाली के चेहरे पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही लाली ने अपने कलेजे पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस भरी और यूं ही घूंघट लपेटे बिस्तर के एक कोने में लेट गई। न जाने कौन सा पहर था। गहरी नींद में लाली को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि उसके पेट पर कोई चीज रेंग रही हो। वो चौंक के उठ बैठी। देखा तो सामने नंदराय चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए लाली के ठीक सामने था। लाली का सीना धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। इससे पहले कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका मिलता, नंदराय अपना मजबूत हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ तेजी से खींचने लगा। लाली आंखों को भींचे हुए बस किसी तरह इस वक्त के टल जाने की प्रार्थना किए जा रही थी। तभी जैसे भगवान को भी उस नाजुक सी जान पर तरस आ गया। नंदराय के होंठ लाली के सीने को छूने ही वाले थे कि तभी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए अम्मा की आवाज गूंजी, अरे नंदराय, भोर होने को है। बहू के अंचले से बंधा ही रहेगा या नरेन को लाने स्टेशन भी जाएगा? ऐसे वक्त पर अम्मा की आवाज सुनकर नंदराय का मन तो बहुत खराब हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी तो वाकई 5 बजने को थे। उसने गहरी सांस ली और एकदम से लाली के सीने से सर उठाकर उसके होठों को चूमते हुए उठ खड़ा हो गया। लाली यूं ही पड़ी रह गई। नंदराय खूंटी पर टंगा अपना कुर्ता उतार उसे पहनते हुए बोला, आज की हसीन रात के लिए खुद को तैयार रखना, और फिर तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अम्मा बड़बड़ाती हुई कमरे में आई
और सख्त लहजे में बोली, ये देखो, अभी तक ब्याह का नशा नहीं उतरा महारानी का। अरे अब उठ भी जा, नरेन पहुंचता ही होगा। उसने मन में सोचा, नरेन आ रहा है। मैं तो भूल ही गई थी कि ये नरेन का घर भी है। नरेन वही था जिसके साथ लाली बचपन में खेला करती थी। उसका नाम लेते हुए जैसे उसने चैन की सांस ली। पर क्या नरेन आज भी बचपन जैसा अच्छा और मासूम होगा? क्योंकि कल उसने नंदराय और उसके बहनोई की बात सुनी थी। कितनी बेशर्मी थी इस घर के मर्दों में। तो क्या नरेन भी ऐसा ही होगा? ये सोच वो बिस्तर से उठी और अम्मा के पैर छुए। बस बस, सदा सुहागन रहे। मैंने झुमकी को बोल दिया है वो कमरा साफ करवा देगी। तब तक तू नहा लेना और नरेन के आने से पहले तैयार हो जाना। अरे सौतेली ही सही, मगर रिश्ते में उसकी माँ ही लगेगी ना तू। वो ये ना सोचे कि नई माँ बाप की जायदाद में हिस्सेदार पैदा करने आई है बस। आज नरेन और उसके बीच बना रिश्ता सुन जैसे लाली हिल सी गई। अब वो नरेन की माँ है। कितना अजीब था ये सुनना। लाली बस सिर हिलाकर रह गई। अम्मा के कमरे से जाते ही लाली खिड़की के पास आ खड़ी हुई। इतनी सुबह भी नौकर चाकर खूब जल्दी जल्दी में सब काम निपटा रहे थे। तभी अम्मा की मुंह लगी काम वाली झुमकी ने आकर कहा, बहू रानी, नरेन बाबू जल्दी ही आ जाएंगे। अम्मा ने कहा आपका कमरा ठीक कराऊं। लेकिन लाली तो किसी और ही ख्याल में डूबी हुई थी। अपने होठों पर उसे अब तक जबरदस्ती से पति के होठों की छुअन चुभ रही थी। उसने एक झटके में अपनी हथेली से अपने गुलाबी होठ बेदर्दी से रगड़ डाले। लेकिन चाहकर भी दिल से उन पलों का डर निकल नहीं पाया। बल्कि अब तो उसकी मासूम आंखों में नरेन के सामने उसकी मां बनकर खड़ी होने का अजीब सा एहसास भी उतर आया था। उसके दिल की हालत से अनजान झुमकी कमरे में बिखरी चीजें समेटते हुए बोले जा रही थी। पूरे 2 साल बाद लौट रहे हैं नरेन बाबू। अम्मा जी और बड़े साहब की तो जान बसती है उनमें। हाँ, बस गुस्से में बड़े मालिक की छवि है बिल्कुल। अब अपना काम कर झुमकी भी कमरे से जा चुकी थी। लेकिन लाली का दिमाग तो अलग ही सोच में गुम हो गया था। आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन कब तक बचूंगी? और नरेन, क्या वो अब मुझे मां बुलाएगा? खुद ही से बातें करते हुए उसका ध्यान अपनी दुखती हुई बाह पर चला गया। नंदराय की सख्त पकड़ से लाली की बाह बिल्कुल सुर्ख पड़ चुकी थी। अपनी बाह देखकर दर्द की टीसें लाली के मुंह से सिसकारी बनकर निकली। क्या मुझे अब सारी जिंदगी यूं ही दर्द सहना पड़ेगा? भागकर वापस घर चली जाऊं? मायके जाने का ख्याल आते ही लाली की आंखें जैसे किसी रोशनी से भर गई। मगर कुछ ही पलों में वो रोशनी मद्धम पड़ गई। मगर बापू ने तो इनसे कर्जा ले रखा था। वो मुझे वापस अपने घर में नहीं लेंगे। और अगर मैं यहां रही तो पता नहीं नंदराय मेरा क्या करेगा। 16 साल की इस नाजुक सी उम्र में लाली पर नंदराय की उन हरकतों का बुरा असर हुआ। रात का ख्याल आते ही वो सबकी नजरों से छिपती छिपती पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। ससुराल आते हुए उसने पालकी से देखा था। गांव के बाहरी हिस्से में ही एक बड़ा सा तालाब था। घूंघट में अपना चेहरा छुपाए तेज तेज चलती हुई लाली के मन में बस यही ख्याल घूम रहा था कि वो कैसे भी बस इस घर से और नंदराय की पहुंच से दूर, बहुत दूर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर ट्रेन एक जोरदार सीटी देते हुए प्लेटफॉर्म पर आ लगी थी। 18 साल का नरेन अपनी अटैची लिए नीचे उतरा। लंबा कद, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, जीन्स टी शर्ट पहने नरेन अपने उस छोटे से गांव में एकदम हीरो की तरह दिख रहा था। इधर उधर देखते हुए उसने अपने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को हथेली से पोंछा और खुद से कहा, चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया था कि वक्त से स्टेशन लेने आ जाना, लेकिन बापू को तो देर करनी ही होती है।
कहते हुए वो बाहर आ गया, जहां उसने देखा स्टेशन के बाहर लगने वाला इकलौता तांगा भी सवारी लेकर जा रहा था। ये लो, इसे भी अभी जाना था, अब तो खेतों के रास्ते ही जाना पड़ेगा। कहते हुए नरेन ने अपनी अटैची उठाई और अपने कदम गांव की तरफ बढ़ा दिए। खेतों से होते हुए नरेन अपनी ही धुन में पढ़ा जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले तालाब को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। शुक्र है आधा रास्ता तो पार हुआ। अभी वो सोच ही रहा था कि तालाब के दूसरे छोर से बड़ी जोर की छपाक की आवाज आई। नरेन की नजरें जैसे ही उस तरफ गईं, तो पानी पर किसी की लाल चुनरी तैरती हुई दिखी। पलक झपकते ही उसे समझ आ गया कि कोई डूबने को है। एक भी पल गंवाए बगैर नरेन अपनी टी शर्ट उतार तालाब में कूद गया। वो एक माहिर तैराक था। कुछ ही पल में वो उस चुनरी के पास था। तभी पास से ही किसी के हाथ पैर मारने की आहट मिली तो नरेन ने एक गोता लगाया और अगले ही पल एक 16 साल की नाजुक सी लड़की उसकी बाहों में थी। जैसे ही नरेन की नजर उस पर पड़ी, वो तो जैसे पलक झपकना ही भूल गया। गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, खड़ी सी नाक में जगमगाता लौंग और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी मांग में लगा सिंदूर जो अब पानी से माथे पर बह निकला था। नरेन ने उसे देखते ही पहचान लिया। लाली। आज पूरे 2 साल बाद वो लाली को देख रहा था। इन 2 सालों में वो कितनी बदल गई थी, जवान और खूबसूरत हो गई थी। पर सिंदूर, क्या लाली ने शादी कर ली? पर किससे? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो पूरी तरह फीकी लाली को निहारे जा रहा था। लाली ने जैसे ही महसूस किया कि वो डूबने से बच गई है तो सहम कर नरेन के सीने से लिपट गई। उसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसे नहीं पता था कि वो नरेन की बाहों में थी, जो अब रिश्ते में उसका बेटा लगता था। नरेन ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लाली यहां इस हालत में, दिखने में तो एकदम नई नवेली दुल्हन सी लगती है, पर लाली ने किससे शादी की? सोचते हुए वो उसे बाहों में भरे हुए ही दूसरे किनारे की तरफ आने लगा। लेकिन इस किनारे पर उसके लिए एक नया तूफान इंतजार कर रहा था। लाली को नरेन की बाहों में देखकर गांव की औरतें अवाक थीं। ये क्या हो रहा था? गांव की औरतें इसी तालाब पर नहाना धोना करती थीं और सुबह के इस वक्त तालाब पर औरतों का अच्छा खासा हुजूम था। नरेन जैसे ही लाली को भीगे बदन गोद में उठाए हुए बाहर निकला, उन औरतों में से एक कुछ पूरा मुंह खोल चौंकते हुए बोली, हे भगवान, ये तो नंदराय की नई दुल्हन है ना? ये नरेन के साथ यहाँ तालाब में क्या करने आई थी? इस पर दूसरी औरत घूंघट मुंह में दबाए बोली, हाँ, और देखो तो बाबू साहब ने कैसे नंगे बदन से बाहों में उठा रखा है। ये सुनते ही नरेन चौंक सा गया। तो लाली की शादी उसके बाबू से हुई थी। ये खबर नरेन के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। लाली ने भी जैसे ही ये सुना, वो एकदम नरेन से छिटक कर दूर हो गई। तभी एक और औरत ने कहा, भला बताओ, सौतेली ही सही, मगर रिश्ते में तो नरेन की मां ही लगी ना? फिर ये उसे ऐसे बाहों में लिए तालाब में क्या ढूंढने निकला भला? राम राम राम, घोर कलयुग है बहन। वैसे इसमें नई बहू की भी क्या गलती? वो ठहरी तो 16 की ही ना, और नंदराय वो तो 50 के हैं। हो सकता है नंदराय सुहाग रात को प्यासे ही रख छोड़े हो इसे, तभी तो सुबह सुबह सौतेले बेटे के साथ ही। उस औरत ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी, लेकिन वहां खड़ी औरतें इस बात पर ठहाके मारकर हंसने लगी। नरेन उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ दूर से नंदराय की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। नरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हम तुम्हें लेने स्टेशन गए थे, लेकिन तुम वहां मिले ही नहीं। नरेन अपने पिता को अचानक से ऐसे सामने देखकर हैरान रह गया। उसके मन में पहला सवाल यही आया कि कहीं बापू ने इन औरतों की बातें तो नहीं सुन ली। पर बापू और लाली, वो अब भी पूरी तरह शौक में था। फिर नंदराय की नजर कुछ दूर पर खड़ी लाली पर पड़ी। सुर्ख जोड़े में सिर से पैर तक भीगी हुई लाली को देखकर नंदराय का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। उसने साथ में लाए हुए तांगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो इसमें। नरेन ने भी जल्दी से कहा, उधर किनारे पर मेरी अटैची छूट गई है, मैं लेकर आता हूं। कहकर वो अटैची लाने चला गया और इधर लाली तांगे पर बैठ गई। घर पहुंचते ही नरेन तो अंदर चला गया। उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। लाली भी उसका सामना करने के बाद कुछ चुप सी हो गई थी। नंदराय ने लाली को पिछले दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, घर से भागकर अच्छा नहीं किया तूने। शुक्र मना कि अम्मा को अब तक तेरी इस हरकत का पता नहीं चल पाया है, वरना वो तुझे इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देती। कहा था ना मैंने तुझे कि इस परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना। और तूने दूसरे ही दिन ये भाग भगौड़ का खेल शुरू कर दिया। इतनी डांट सुन लाली ने धीरे से अटकते हुए कहा, भाग नहीं रही थी, मैं तालाब में कूदकर चांद देने गई थी। इतना सुनना था कि नंदराय की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने लाली की बाह पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा तुझे। अभी तो अपना कर्ज भी नहीं वसूला मैंने। लेकिन नंदराय की बात अधूरी ही रह गई। हालात और सदमे का लाली पर ऐसा असर हुआ कि वो लड़खड़ाती हुई बेहोश होकर गिरने को हुई। नंदराय ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां नरेन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो अम्मा और घर की दूसरी औरतें आरती का थाल लिए उसकी आवभगत करने लगी। आ गया मेरा लल्ला, अब जाकर दादी के कलेजे को ठंड पड़ी है। आग लगे इस पढ़ाई को, मेरी आंख का तारा छीनकर शहर ले गई मुझे। दादी ने उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी बलाई ली। फिर जैसे ही उन्होंने नरेन को सीने से लगाया, उसे फीका महसूस कर वो चौंकते हुए बोली, हे भगवान, तू तो भीग गया है, कैसे भला? वो अम्मा, नरेन अभी कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी नंदराय ने आते हुए कहा, बच्चा इतने दिनों बाद घर आया है माँ, आते ही सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दोगी क्या? जा बेटा जा, तू कपड़े बदल कर तैयार हो जा, फिर हम मिलकर नाश्ता करेंगे। उसकी बातें सुनकर नरेन हामी भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही अम्मा बोली, जल्दी जल्दी नाश्ता खाना निपटाओ, अभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए लोग आते ही होंगे। ये महारानी है कहाँ, कमरे से निकलेगी नहीं क्या आज बाहर? नंदराय, जो अभी अभी बेहोश लाली को कमरे में लिटाकर आया था, बहाने बनाते हुए बोला, अम्मा, अब ये मुंह दिखाई वगैरह रहने दो। कौन सी पहली शादी है मेरी? इस उम्र में ये सब चोंचले करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? वैसे भी लाली अभी अपने कमरे में ही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती तो उसे भी आराम करने दो। इतना सुनना था कि अम्मा को पतंगे लग गए। उन्होंने कुछ गुस्से में कहा, बस इतने में ही लट्टू हो गया? अरे 2-4 दिन तो ठहर जाता उसकी भगतगिरी करने को, भगवान जाने आगे क्या होगा। और अंदर चली गई। वहां नरेन कपड़े बदलकर जब कमरे में आया तो उसके दिमाग में कई सवाल थे। इतनी कम उम्र लड़की की शादी बापू से, वो भी लाली से, और फिर वो तालाब में क्यों कूद गई थी? क्या लाली ने किसी मजबूरी में बापू से शादी की है, या बापू ही जबरदस्ती उसे? ये सब क्या हो रहा है? नरेन को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे लाली से ही सारी बातें पूछनी चाहिए।
उसने कंघी करते हुए दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो इन सब सवालों का जवाब लाली से लेकर रहेगा। लेकिन नाश्ते के बाद ही नंदराय ने उसे अपने साथ कहीं चलने को कहा। नरेन तुरंत मना करते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूं बापू। तभी अम्मा बीच में बोली, हाँ, आज इसे आराम करने दे और तू भी मेरे साथ मंदिर चल। अब मुंह दिखाई ना सही, भगवान के दर्शन तो कर ही सकता है ना। अब अम्मा के सामने किसी की कहाँ चल ली थी। सो नाश्ता कर नरेन अपने कमरे में चला गया और अम्मा और नंदराय मंदिर। अम्मा और बापू के जाने के थोड़ी ही देर बाद नरेन लाली के कमरे की तरफ आया। हालांकि दरवाजे पर पहुंचकर उसे एक अजीब सी झिझक ने आ घेरा था। वो बचपन की मासूम लाली अब 16 साल की खूबसूरत जवान हो गई थी। इतनी खूबसूरत जो पहली ही नजर में किसी को भी मोह लेने वाला चेहरा रखती थी। लेकिन वो अब रिश्ते में उसकी माँ। ये ख्याल आते ही उसने खुद को डपटते हुए कहा, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। जल्दी से लाली से अपने सवाल का जवाब पूछ और यहां से निकल, वरना अम्मा और बापू आ गए तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। सोचते हुए उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। लेकिन काफी खटखटाने के बाद भी अंदर कोई आहट तक महसूस नहीं हुई। उसने दरवाजे की कुंडी पर दोबारा हाथ रखा ही था कि तभी दरवाजा हल्का सा खुल गया। ना चाहते हुए भी नरेन की नजर सामने पलंग पर बेसुध पड़ी लाली पर चली गई। उसकी हालत देख वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नाम से लाली को आवाज लगाए। बचपन में तो वो उसे लाली ही कहता था, पर अब तो उनके बीच का रिश्ता ही बदल गया था। और फिर मां शब्द तो उसकी जुबान पर आ ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार उसे सुनो, जरा सुनिए कहते हुए आवाज लगाई, मगर लाली ने आंखें नहीं खोली। नरेन ये देखकर हैरान रह गया कि उसने अब तक सुबह वाले ही कपड़े पहन रखे थे जो पहनकर वो तालाब में कूदी थी। सिर पर लगा खाब शाम के धुंधलके में भी काफी उभरा हुआ नजर आ रहा था। नरेन को बापू के कमरे में रखे दवाई के बॉक्स का पता था। अलमारी से निकालकर उसने जैसे ही चोट पर मलहम लगाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि लाली बुखार से तप रही है। चोट पर ठंडी ठंडी दवाई महसूस होते ही लाली ने चौंकते हुए आंख खोल दी। सामने नरेन को पाकर वो जल्दी से उठ बैठी और उससे दूर होते हुए बोली, तुम मेरा मतलब आप यहाँ? वो अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो मुझे फिर से। कहते हुए लाली की आंखों से आंसू बह निकले थे। लेकिन नरेन ने उसे चुप कराते हुए कहा, फिक्र मत करो, अभी घर में कोई नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? तुम मेरा मतलब आप वहां तालाब में क्या करने गई थी? दोनों ही अपने इस नए और अजीब से रिश्ते की वजह से हिचकिचा रहे थे। वहीं कल से अब तक लाली ऐसे ही नर्म लहजे को तो तरस रही थी, और आज ये लहजा, ये अपनापन मिला भी तो नरेन से, जो बचपन में तो उसका दोस्त था, पर अब वो रिश्ते में उसकी मां थी। लाली न चाहते हुए भी सारी बात उसे बता बैठी। सब कुछ सुनकर नरेन ने उसके सर पर अपनेपन से हाथ फेरते हुए कहा, देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना किसी परेशानी का हल नहीं होता। लाली एकटक उसका चेहरा देखे जा रही थी। उसने धीरे से हामी भरी और अपनी नजरें झुका ली। उसके सिर झुकाते ही नरेन की नजर उसके माथे पर लगी चोट पर जा टिकी। ये घाव कैसे लगा? रुकिए, मैं इस पर पट्टी कर देता हूं। कहकर नरेन ने दवाई वाले डब्बे से मलहम निकाला और उसे लगाने लगा। दवाई लगते ही घाव चलता हुआ सा महसूस हुआ।
लाली की कराह सुन नरेन धीरे से बोला, अब जल रहा है, मैं फूंक फूंक कर लगा देता हूँ, नहीं जलेगा। कहकर नरेन उसके माथे की तरफ होंठ बढ़ाते हुए फूंकने को हुआ कि तभी दरवाजे से नंदराय की कड़कती हुई आवाज गूंजी, नरेन, इसने तो शर्मलात सब बेच खाई है, लेकिन तू तो अपने रिश्ते का लिहाज कर लेता। नंदराय की आवाज सुनकर नरेन और लाली दोनों के होश उड़ गए। नरेन आगे बढ़कर सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि नंदराय ने हुक्म देते हुए कहा, अभी अपने कमरे में जा नरेन। पिता का गुस्सा देखकर नरेन खामोशी से वहां से निकल गया। अब नंदराय गरजती हुई आवाज में लाली से बोला, वहां तालाब पर खड़ी औरतों की बात को तो मैंने अनसुना कर दिया। मैं तुझे कच्ची उम्र का समझकर सब भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तू तो इतनी बदचलन निकली कि माँ बेटे के रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। लाली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नंदराय ने हाथ उठाकर उसे मना करते हुए कहा, बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैं कल के कल नरेन को वापस शहर भेज दूंगा। और ध्यान रहे, आगे से ऐसा कुछ न हो, वरना दुनिया देखेगी कि एक पति के हाथों पत्नी की हत्या कैसे होती है। कहकर नंदराय वहां से चला गया। लाली किस्मत के इस खेल पर रोती सी सकती रह गई। वो बस एक बार और नरेन से मिलना चाहती थी। क्यों, ये उसे भी नहीं पता था। किस्मत से उसे ये मौका मिल भी गया। दोपहर में नंदराय खेत पर गए थे और अम्मा खर्राटे भर रही थी। लाली के कदम नरेन के कमरे की तरफ हो लिए। उसे नरेन को देखते ही कहा, वो तुम्हें फिर से शहर भेज रहे हैं, जबकि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। नरेन उसे शांत करते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे तो आज नहीं तो कल तो जाना ही था। लेकिन इतनी जल्दी तुम चले गए तो मैं यहां अकेली। इतना बोल जैसे वो कुछ रुक सी गई, पर फिर आगे बोली, अभी तो मुझे यह एहसास होना शुरू ही हुआ था कि इस घर में मेरा कोई अपना भी है, और तुम अभी ही जा रहे हो। नरेन आसपास नजर दौड़ाते हुए बोला, सुनो, मैं वहां से तुम्हें चिट्ठी लिखा करूंगा। तुम्हें भी मुझसे जो कुछ भी कहना हो चिट्ठी में लिख देना। हम चिट्ठियों से जुड़े रहेंगे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। लाली का मन तो किया कि वो नरेन के सीने से लिपट जाए, कह दे कि वो नरेन के साथ जाना चाहती है, किसी इंसान के साथ रहना चाहती है, नंदराय जैसे जानवर के साथ नहीं। लेकिन वो चुप रही। वो नरेन के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती थी। उस शाम ही नरेन वापस चला गया था, लेकिन वादे के मुताबिक उसने लाली को चिट्ठी भेजनी भी शुरू कर दी थी। लाली भी नरेन से अपनी सारी बातें साझा करती। ऐसा लगता था जैसे इस अजीब से रिश्ते में भी उसे फिर से एक दोस्त मिल गया हो। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, लेकिन नंदराय की जबरदस्ती आज भी जारी थी। हालात से तंग आकर लाली कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगती, मगर फिर उसे नरेन की वो बातें याद आ जाती। पर एक रात नंदराय की जबरदस्ती से तंग आकर लाली मौका देख फिर से घर से भाग निकली। कहां जाना है, क्या करना है, उसने कुछ भी तय नहीं किया था। कुछ कपड़े और शहर में नरेन का हॉस्टल का पता लिए लाली शहर आ गई थी। उसे लगा था कि यहां आकर उसकी जिंदगी को एक नया सिरा मिलेगा, लेकिन शहर में तो उसके लिए कुछ और ही मुश्किलें तैयार खड़ी थी। नरेन के हॉस्टल के पते पर पहुंचकर उसने बाहर खड़े गार्ड को नरेन की फोटो दिखाते हुए कहा, काका, ये नरेन है, नरेन राय। इन्हें बुला देंगे जरा, मैं उनके गांव से आई हूं। बूढ़े गार्ड ने कुछ देर तक तस्वीर को गौर से देखा और बोला, लेकिन बेटा, इस हॉस्टल में इस नाम या चेहरे का तो कोई लड़का नहीं है। क्या? आप ध्यान से तो देखिए।